लाउड आवाज, ना शोभा यात्राओं में हिंसा, ना राम भक्तों पर पत्थर। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। यह कानून व्यवस्था का योगी मॉडल है। समझिएगा बहुत ध्यान से, देश जिस मजहबी मनमानी का 70 साल से इलाज नहीं ढूंढ पाया ना, योगी राज में ऐसी कई मनमानियों पर रोक लग गई है। आप इसको पूर्ण विराम भी कह सकते हैं। यह योगी क्रांति है, समाज में शांति। यूपी में आज अलविदा जुमे की नमाज हुई और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। यह संभवतः 70 साल में पहली बार है। खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की और मुसलमानों को घर या मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई। भय बिन होए ना प्रीत। इसके अलावा सिर्फ यूपी में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंदिर मस्जिद समेत 37,000 लाउड स्पीकर खुद हटाए गए हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये स्वतः खुद हटाए गए हैं। 37,000। सड़क पर नमाज नहीं, लाउड स्पीकर खुद हटाए जा रहे हैं। यह भी 70 साल में पहली बार हुआ है। और सुनिए, बिना धर्म देखे माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में दंगा फैलाने की साजिश करने वालों, मस्जिद पर आपत्तिजनक पर्चे फेंकने वालों पर योगी सरकार ने एनएसए लगा दिया है। एनएस, कुछ लोग कह रहे थे ना कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहां धर्म नहीं देखा गया। सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगा दिया गया। इसके अलावा यूपी ऐसा राज्य है, इकलौता राज्य है, जहां शोभा यात्राओं पर पत्थर मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। किसी की हिम्मत नहीं हुई है। आप जानते हैं 20%, उसके बावजूद कोई पत्थरबाजी नहीं किसी तरह की। देश के 7 राज्यों में अलग अलग जगह शोभा यात्राओं पर, हनुमान जयंती पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, लेकिन यूपी में एक पत्थर नहीं चला। यह है योगी राज, सबका इलाज। योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल का देश में डंका बज रहा है। इसलिए आज सवाल यह है कि योगी की कानून क्रांति आएगी देश में शांति? क्या यह सुशासन का योगी मॉडल है? मेरे साथ बात करने के लिए आपको बता दें, के शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी, आपका स्वागत। शर्मा जी आपका स्वागत। आईपी सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और अतिकुर रहमान भी मेरे साथ है। अतिकुर रहमान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं संगीत रागी आज आपसे शुरू कर रहा हूं, शर्मा जी भी आऊंगा, लेकिन संगीत रागी आपसे शुरू कर रहा हूं। मुझे याद है जब प्रभु राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं, जब लंका पर चढ़ाई करनी होती है तो एक चौपाई होती है कि बिने न मानी जलिधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। ठीक कह रहा हूं ना? ये उसी का नतीजा है क्या? भय बिन होए ना प्रीत। रागी जी देखिए मानक जी, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने शांति की बात की होगी, लेकिन जिस इस्लाम को हमने सेंट्रल एशिया में देखा है, जिस इस्लाम को हमने भारत में महसूस किया, वह इस्लाम तलवार की भाषा का प्रयोग किया है। कहीं भी आप इस्लाम को भारतीय स्वरूप में आर्गुमेंटेटिव होते हुए आप नहीं देखेंगे। भारत के अंदर के शास्त्रार्थ की परंपरा थी। अरे सर आप सुने तो सही। मैंने तो रहमान बोलने तो दीजिए, अभी तो उन्होंने बोलना शुरू ही किया, आप शुरुआत में ही घबरा गए। बोलने तो दीजिए, आप भी बोलिएगा। मोहम्मद ने 1400 साल पहले हमको पढ़ाया सिखाया, वो हम जानते हैं। आपका सवाल, आपको क्या किया गया है? प्रभु श्री राम ने समंदर से रास्ता मांगा, उस पर सवाल किया गया है। आप पहुंच गए सऊदी अरेबिया और प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर। अब आप तो नहीं पर आप यदि खत्म कर ले तो कहां जाएंगे, कहां नहीं। रहमान जी बोलने दीजिए, शुरुआत हुई है अभी तो डिबेट शुरू हुई है, सबकी बारी आएगी। सर आपको भी मौका दूंगा, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। मैंने तो रहमान कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके बोलते हैं। मैंने तो प्रोफेट के लिए बहुत सम्मान की बात कही है। मैंने जो दंगाई मुसलमान है उनको उनसे अलग करते हुए बात की है, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप अपनी जगह अपनी बात कह दीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, बहुत लिमिटेड पॉइंट कहना है कि
70 साल में एक समाज को समझाने की न कोशिश की गई और न उस समाज ने समझने की कोशिश की। भारत विभाजन के पश्चात भी उसकी मानसिकता में कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन नहीं आया। वही लाउड स्पीकर और अजान की जिद जो पहले था, वही उर्दू का जिद पहले की तरफ था, वही विभाजन के पहले के विमर्श, वही पुरानी बातें आ गई। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे में मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे तो इस्लाम तर्क की भाषा नहीं समझता है। आप उसके साथ तर्क कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो विश्वास पर नीत है। विश्वास और तर्क दोनों अलग अलग हैं। जहां पर आप खोज करते हैं, जहां पर आपके पास में सोचने की गुंजाइश है, इस्लाम आपको सोचने की गुंजाइश नहीं देता है। वह एक फिक्स्ड रिलीजन है जहां पर कहा उसे आप स्वयं उसी रूप में स्वीकार करें और उसी रूप संगीत में रागी, मानें। लेकिन यहाँ पर तो नतीजा ये है, संगीत रागी, लेकिन एक मिनट लेकिन यहाँ तो स्वतः खुद लाउड स्पीकर्स हटाए गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुद अपील करी कि भाई सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। मस्जिदों से स्वतः लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं। एक पत्थर नहीं चला उत्तर प्रदेश में, कोई दंगा नहीं हुआ। तो ये तो तारीफ अब दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन ये तो तारीफ करनी चाहिए ना अब कम से कम। अब मेरे को लग रहा है भयभीत होए ना प्रीत वाली स्थिति है, लेकिन जो भी है, लेकिन एक अच्छी पहल है। शुरुआत यूपी से हो रही है रामराज जी की। आ रहा हूं अतीकुर रहमान, आ रहा हूं संगीत रागी से सवाल है। हो रहा है ये मैंने इसीलिए कहा कि कल तक जो मौलाना इसी चीज के लिए कह रहे थे कि हम हटाएंगे नहीं, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो शाहीन बाग ही खड़ा करेंगे, हम तो ये करेंगे ही करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम शॉर्ट मार्च करेंगे। यदि आपने 10 दिन के अंदर ये नहीं किया तो हम बताएंगे कि हम सड़कों पर उतर करके क्या करेंगे। वो सारे विमर्श आज गायब हैं क्योंकि योगी जी ने उनको उसी की भाषा में उनको समझाने की कोशिश की है। प्यार की भाषा वो नहीं समझते हैं और योगी जी की जो भाषा है बुलडोजर का डर प्यार ठीक है। चलिए ठीक है, उसके जवाब ले लेते हैं। भाषा अलग है। चलिए डर सही, भय सही, जो भी है, शुरुआत अच्छी है। दंगा नहीं, पत्थर नहीं, लाउड आवाज नहीं, लाउड आजान नहीं, सड़क पर नमाज नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी है। लेकिन अतीकुर रहमान, बुलडोजर का डर या क्या? आ रहा हूं, शर्मा जी आऊंगा, आईपी सिंह आऊंगा। बोलिए आप अतीकुर रहमान, बुलडोजर का डर या क्या? देखिए साहब, बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन नॉइस पोल्यूशन के लिए कब इश्यू की थी? महाराष्ट्र ने जैसे ही इश्यू की थी इंप्लीमेंट कर दिया। हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी लाउड स्पीकर उतारने की। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया योगी सरकार ने कि अब तक के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था और अब किया जब हिंदू और मुसलमान भाइयों ने खुद तय किया कि हम इस चीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये हिंसा, ये पॉइजन, ये जहर को यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। तब इनकी आंखें खुली। योगी सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए। अब तक के इन्होंने ये काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अब तक फॉलोइंग क्यों नहीं हुई थी? पहली बात। दूसरी बात, ये इस्लामोफोबिक संगीत रागी जी, इनसे आपने सवाल किया भगवान श्री राम के ऊपर, ये ले गए सवाल को खींचकर प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर। ये चाहते हैं मुसलमानों को बदनाम करना, ये चाहते हैं इस्लाम को उस कटघरे में खड़ा करना जो कि वेस्टर्न नेशंस ने हमेशा से किया है। ये चाहते हैं इस्लाम और मुसलमानों को टेररिज्म से जोड़ना। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस का जब से जन्म हुआ है, आरएसएस ने संविधान को पूरी तरह से माना है, तिरंगे को पूरी तरह से माना है? जब आप तिरंगे की इज्जत नहीं करना चाहते हैं, जब संविधान के अंदर माइनॉरिटी राइट्स को पूरी तरह से आप उनको एंडोर्स नहीं करते हैं, तो कहां गई आपकी देशभक्ति? मुसलमानों को बदनाम करना, इस्लाम को बदनाम करना बंद कर मुझे बस ये जानना है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब कैसे हुआ? ये क्या डर है? ये क्या हृदय परिवर्तन है? ये अचानक से संविधान में भरोसा है? क्या है? अतीकुर रहमान आप ही बोलिए, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूँ। अतीकुर रहमान, मेरा सवाल, अचानक से ऐसा क्या हो गया? मतलब आप समझिए ना मेरा सवाल। हम इसी राम राज्य की तो परिकल्पना होती थी ना, तो मेरा सवाल ये, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अचानक क्या हुआ? कुछ तो ट्रिगर पॉइंट होगा ना कि अचानक से लाउड स्पीकर्स कह रहे कि नहीं उतारिए मस्जिदों से, अचानक से मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे कि नहीं भाई सड़क पर नमाज नहीं, गैर कानूनी है। क्या हुआ?
मतलब यूपी में ऐसा क्या हो गया, क्या है, अचानक क्या हुआ? अतिकुर भाई अगर आप समझा पाए ये मॉडल क्या है, अचानक क्या हो गया ये? शर्मा जी आ रहा हूं। अतिकुर रहमान, आप अधर्म के चश्मे से देखेंगे तो आपको सब कुछ अचानक नजर आएगा और सरकार की पीठ थपथपाने में आपको मजा आएगा। ये कुछ अचानक नहीं हुआ है। भक्ति मूवमेंट के जमाने से हिंदू मुसलमान एक रह रहे हैं। अगर लाउड स्पीकर का मसला था तो वो कोई मसला नहीं था, मसले को पैदा किया गया। आप ये बोलिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए या योगी सरकार पे नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को अब तक के फॉलो क्यों नहीं किया? 30,000 ना होने पर कल कंटेम्प्ट क्यों ऑफ कोर्ट उतारे लगता है गए? क्या? सुप्रीम कोर्ट की पत्थरबाजी गाइडलाइन ना होने पर 2.5 साल कंटेम्प्ट ऑफ पहले। कोर्ट लगता है। तारीफ तो आज आपको भी तारीफ करनी चाहिए अतिकुर रहमान। आप ही तो कहते हैं ना भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकता भाईचारा, एक पत्थर नहीं चला। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ पिछले 5 सालों में, एक दंगा नहीं हुआ सर। उत्तर प्रदेश और असम में कुल मिलाकर देश भर के 55 मिलियन मतलब 5.5। एक मिनट अतिकुर रहमान, मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश और असम में मिलाकर कितनी आप जानते हैं? और 800 शायद 850 के आसपास शोभा यात्रा निकली, एक पत्थर नहीं चला, एक दंगा नहीं हुआ। लाउड स्पीकर खुद उतारे जा रहे हैं सड़क पर। नवाज आपको तो तारीफ करनी चाहिए। आप कह रहे योगी सरकार पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे, उन पे लगाया जाएगा ना जहां पर पत्थरबाजी हुई है, करिए ना। जहां पर तुष्टीकरण के चक्कर में, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चक्कर में इन सबको अलाउ किया गया है सब कुछ। जिनको आप कह रहे क्या 7 राज्यों में पत्थरबाजी नहीं हुई? क्या नहीं हुई? क्या गुजरात में नहीं हुई? क्या मध्य प्रदेश में नहीं हुई? अगर हिम्मत है तो या हुई ना, सारे राज्यों में हुई है। अभी दिल्ली में हुई, जहांगीरपुरी में क्या हुआ? हुई ना। अतिकुर रहमान, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करना चाहेंगे? आप आज का युवा, आज का हिंदू मुसलमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है। आपके ये शोषण और तुष्टीकरण और ये सब आप चक्रव्यूह में नहीं फंसाइए हमको। नहीं अतिकुर रहमान, एक तो इस सवाल आप लोगों से भी आज एक ये भी है, आप लोग कहते थे धर्म देखकर कार्रवाई। आपने देखा है जो आपको नाम पता है, ये जो अयोध्या में जो दंगा कराने की कोशिश कर रहे थे, क्या नाम था उनका? किन पर एनएसए लगा है, पता लगा आपको? नहीं, मैं आपको बताऊं और 4 रिपोर्ट मेरे पास भी हैं, जहां हिंदू और मुसलमानों ने खटिया खड़ी कर दी योगी सरकार की एक होकर। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप लोगों से, ये हिंदुत्व एलिमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये योगी सरकार कैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। आज एकता की बात हो रही है तो आज भी गुस्सा है। अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कैसे हो रही है? आज तो समरसता की बात है, गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही है, आज तो सब आगे बढ़कर अच्छी बात हो रही है। आज आप ज्यादा गुस्सा नजर आ रहे हैं मुझे। बहरहाल चलिए के शर्मा जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आईपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। शर्मा जी क्या है ऐसा सवाल है आपसे भाई? बीजेपी शासित मध्य प्रदेश भी, बीजेपी शासित गुजरात भी, बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश भी और बीजेपी शासित असम भी। यूपी और असम में ऐसा क्या है जो मिसिंग है एमपी में या गुजरात में? नहीं, ऐसा है अमन जी कि भारतीय जनता पार्टी की पहले से एक नीति रही है, तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी का। और योगी सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, हर सरकार उस फार्मूले पर ही अब चल रही है और चलेगी भी। रही बात आज जिस घटना की आपने बात की, मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि जिस तरह से कानून व्यवस्था वहाँ पर इस समय चल रही है, उसके कारण से वहाँ शांति है, समृद्धि है और विकास की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। लेकिन अभी मैं इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब को सुन रहा हूँ, कितने दोहरापन है इनके चरित्र में, हंसी आती है। कह रहे हैं कि योगी साहब पर, योगी की सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए। और रहमान साहब, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब आया था? 2006 में। 2006 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की सरकार, और ये उत्तर प्रदेश के लिए आदेश नहीं आया था, पूरे देश के लिए आया। आपकी समझ में, जानकारी के लिए बता। अभी आप कह रहे थे महाराष्ट्र में हमने खुद ही उतार ली, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं करना पड़ा। अरे सुन लीजिए, चुप तो रहिए थोड़ा, क्यों इतने बौखला जाते हैं? अभी 3 राज्यों की बात करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि 3 राज्य के मुसलमान 3 तरह के कैसे हैं। इसलिए आपको कह रहा हूं, महाराष्ट्र सरकार का कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है कि 74% लोगों ने ये कहा अभी कि साहब, जब राज ठाकरे की धमकी आई मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन
जो है उन लोगों ने कहा कि साहब हम उसके साउंड को कम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने वहां बैठक की है। बैठक करने के बाद वो कोई निर्णय नहीं लिया राज्य सरकार ने। राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र को हम भेज रहे हैं कि वो इस पर कोई हमें गाइडलाइन दे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हर राज्य का कानून व्यवस्था राज्य के अधिकार में होता है, उसे लागू करना पड़ता है। लेकिन वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, वो तुष्टीकरण के चैंपियन बनना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पर ये प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। और वहीं रहमान साहब, आपसे तो मुझे बड़ी अपेक्षा थी। अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर बताते हैं आप, बड़ा धर्म निरपेक्ष बन के चलते हैं। नासिक के कलेक्टर ने ऑर्डर किया कि जब अजान होगा तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद उसके आसपास में 100 मीटर तक कोई जो है दूसरा लाउड स्पीकर नहीं बज सकता। हनुमान चालीसा नहीं। मेरे घर में यदि सत्यनारायण भगवान की कथा हो और मैं उस डेसिमल पे बजाऊं तो मैं नहीं बजा सकता। इसका मतलब सीधा सीधा मुस्लिम अपीजमेंट वहां की जो है अघाड़ी सरकार की। लेकिन उसके संबंध में आपके ताले बंद, मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आपको ये चीज में आपकी तुष्टीकरण हो रही है। और आज ही की एक घटना में अमन जी आपके उसके संज्ञान में लाता हूं, आपके संज्ञान में होगा भी, कि यहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने और राज्य सरकार की भी जो नियम थे उसको मान्य किया गया। सड़कों पर नमाज नहीं हुआ। धर्मगुरुओं ने कहा कि हम जो है 2 बार यदि नमाज होगा हम पढ़ लेंगे, लेकिन हम मस्जिद के अंदर करेंगे। यहां तक उदाहरण प्रस्तुत किया, लेकिन सड़क पे नहीं पढ़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जयपुर में यही कांग्रेस की सरकार और यही कांग्रेस के लोग पूरे सड़क जाम करते हैं, दोनों साइड का पुलिस बैरिकेड लगाती है, वो और पहले से भी ज्यादा बोल्ड उसमें जो है साउंड लगाकर, लाउड स्पीकर लगा के, और 1.5-2 घंटे तक सड़क जाम करके जो है जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। क्यों मुंह बंद है रहमान साहब आपकी? वो स्पेशल नहीं देखा क्या इन्फॉर्मेशन थी वो। तो ये शासन, ये प्रशासन के संरक्षण में, आज के ये कांग्रेसी मुगलिया सरकार के संरक्षण में ये काम क्यों हुआ? क्या राजस्थान के मुसलमान उत्तर प्रदेश के मुसलमान से अलग हैं? क्या गलत है? क्या अलग है इनके अंदर? क्या यदि उत्तर प्रदेश के धर्मगुरु जो कि सभी उसके माने जाते हैं, यदि वो अपील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को मानता है, और वही राजस्थान की सरकार जो है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो वहां पर उसके दुगने आईपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं और सड़कें तक वो जाम आईपी सिंह साहब के भाई कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद अतिकुर रहमान और संगीत रागी आऊंगा। एक कमेंट उनका भी जरूरी है। आईपी सिंह साहब, इस पर तो मेरे ख्याल से आप भी स्वागत करेंगे इनसे। जी मैं लूंगा, लेकिन पहले आईपी सिंह साहब, ये दंगा नहीं, पत्थरबाजी नहीं, सड़क पर नमाज नहीं, लाउड आवाज नहीं, यही तो राम राज्य है। आईपी सिंह साहब। अमन चोपड़ा जी, मैं रीजनल चैनल पर डिबेट कर रहा हूं या नेशनल चैनल पर डिबेट कर रहा हूं, एक लाइन में एक शब्द में बता दीजिए आप। फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नेशनल चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में एक एक परिवार के इलाहाबाद में 2 परिवारों के 10 लोगों की हत्या कर दी गई। गोरखपुर जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, वहां एक परिवार में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अघोषित बिजली कटौती से जूझ रही है, झुलस रही है। चर्चा, डिबेट उस पर होनी चाहिए। अमन चोपड़ा जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली सरकार ये नहीं है, ये 5वीं सरकार है 91 से लेकर अब तक। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था स्वर्गीय कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता से लेकर और योगी आदित्यनाथ तक, क्या ये नेतृत्व पूरी तरह पहली सरकार में भी योगी आदित्यनाथ फेल साबित हुए? आपको इन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करनी थी। इन ज्वलंत मुद्दों की जगह आप तो इस तरह बीजेपी के प्रवक्ता की तरह एक सौहार्द, मैटर को शांति, लेकर सद्भाव की बात कर रहा हूं, आपको अच्छी नहीं लग रही? अरे ये मैं तो सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, सद्भाव, मैं तो उसकी बात कर रहा था कि कैसे देखिए 70 साल में इतिहास बना। आईपी सिंह साहब, आपको अच्छा नहीं लगा? मतलब मैं, और आप बताइए, अगर कोई दंगा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, सड़क पर नमाज नहीं, लाउड आवाज नहीं, तो ये तो स्वागत करना चाहिए।
आप क्या बोलना चाहते, क्या देना चाहते हैं देश को? क्या अमन चोपड़ा पहली बार किसी चैनल से शामिल हुए हैं? लेकिन मैं कह सकता हूं कि अमन चोपड़ा के लिए न्यूज 18 नया चैनल हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी पांचवी बार चैनल मायने नहीं रखता, विचारधारा और देश मायने रखता है सर। ऐसा नहीं है कि आप किसी और पार्टी में जाएंगे तो आप कम्युनल हो जाएंगे, सेकुलर हो जाएंगे। आईपी सिंह तो आईपी सिंह रहेंगे ना भाई। अमन चोपड़ा थोड़ी ना डिबेट का टॉपिक है। आईपी सिंह सर, आप सड़क पर नमाज नहीं हुई 70 साल में, बुरा लग रहा है क्या? लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, बुरा लग रहा है क्या? आपको तो स्वागत करना चाहिए आईपी सिंह, आपको बुरा क्यों लग रहा है? किस चीज का बुरा लग रहा है? देश को कि एकता की बात कैसे हो रही है? हिंदू मुसलमान एकता की बात तुष्टिकरण नहीं हो पाएगा, पोलराइज नहीं हो पाएगा। जो अरामको के साथ इसके मालिक डील करते हैं, अरामको क्या मुस्लिम कंपनी नहीं है? और उसका एक चैनल और उसके एंकर बैठकर इस तरह की चर्चा करते हैं। क्या अरामको के मालिक किस जो तरह की, इतने अरे भाई बड़े क्या चाह रहे आदमी हैं आप? क्या चाहते हैं? सामाजिक सद्भाव, शांति, सौहार्द की बात नहीं करनी चाहिए। सड़क पर नमाज नहीं हो रही है, कानून का शासन है, कानून का पालन है, लाउड स्पीकर है, तो सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट एंटी मुस्लिम है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला लाउड स्पीकर को लेकर ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट एंटी मुस्लिम है क्या? आप लोग इस्लामोफोबिया का चश्मा क्यों नहीं उतारते? दंगाइयों के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, लाउड स्पीकर के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, आतंकवाद के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया। आप लोगों को हिंदू फोबिया और कुछ नहीं है, समझ ही नहीं आता। दंगाइयों के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, आतंकवाद के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, लाउड स्पीकर के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया, पत्थरबाजी के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया। हर चीज आप आदमी बोलेगा नहीं बोलेगा। दंगों के खिलाफ बोलो तो इस्लामोफोबिया। आईपी सिंह साहब कौन सा इस्लामोफोबिया? मैं दंगों के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पक्ष में बोल रहा हूं, मैं लाउड स्पीकर के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं दंगाइयों पर कार्रवाई की बात कर रहा हूं, मैं पत्थरबाजी के खिलाफ बोल रहा हूं। क्या अयोध्या में जो सात हिंदू आतंकवादी पकड़े गए उनको क्या कहेंगे? अमन अच्छा, हिंदू आतंकवादी, ये देखिए, तो वो जो गोरखपुर में आया था वो कौन था फिर? वो जो मनोरोगी जिसे बना दिया था आप लोगों ने, यहाँ किसी ने इसको मनोरोगी बताया? किसी ने हेडमास्टर का लड़का बताया? आईपी सिंह साहब कोई बचाने आया इसको? ये जितने हैं जिस पे सब पे रहने से लगाए, मैं कहता हूँ सब पर बुलडोजर चढ़ाइए, सबकी संपत्ति पर, और बताइए चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। आईपी सिंह साहब, आपत्ति किस चीज की है आपको? अगर ये हिंदू है तो और सख्त से सख्त सजा हो, इन पर रहने से लगाए, इन पर बुलडोजर चढ़े, लेकिन कोई इनको मनोरोगी कह के बचाने नहीं आया आईपी सिंह साहब। जो उत्तर कोई इनको हेडमास्टर का लड़का, गरीब का लड़का है, बच्चा ही कोई बचाने नहीं आया है। अगर इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की है, साजिश है, तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है आईपी सिंह साहब। कोई नहीं बचाने आ रहा। सबसे ज्यादा आज आपने हिंदू आतंकवादी बना दिया, तब आपकी जुबान सिल गई थी जब गोरखपुर में वो मनोरोगी पहुंचा था, जब टेरर लिंक्स उसके आए थे, तब आपको वो मनोरोगी लग रहा था, वो बेचारा बीमार लग रहा था मानसिक रूप से। संगीत रागी, आईपी सिंह साहब, ये धार्मिक चश्मा उतारिए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये धर्म का मसला नहीं है। धर्म का मसला होता तो ये जो अयोध्या वाले पकड़े गए इन पर कार्रवाई नहीं होती। सब पर रहने से लगा है, सब पर बुलडोजर, सबकी संपत्ति पर चढ़े, फर्क नहीं पड़ता है। दंगाई दंगाई है, दंगाई का धर्म नहीं होता। लेकिन आपको दर्द तब होता है जब आपके धर्म वाले को सूट करता है। एक मिनट संगीत रागी बोल लीजिए आप, ठीक है? आईपी सिंह हो गया, आईपी सिंह, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आपको गुस्सा किस चीज का है। अच्छा एक मिनट इनको बोलने देते हैं। संगीत रागी आप बोल लीजिए। आईपी सिंह, एक मिनट आईपी सिंह कंप्लीट कर लीजिए, कुछ बचा आप कहना चाहते हैं? आईपी सिंह शिकायत किस चीज की है? आग बुझाने बैठे हैं, आग लगाने प्रेम चोपड़ा जी बैठे, सॉरी अमन चोपड़ा जी बैठे हैं। अमन जी, आप प्रेम चोपड़ा मत बनिए। प्रेम चोपड़ा बैठ, आप उनको इतना डेरोगेटरी क्यों मानते हैं भाई? कौन है प्रेम चोपड़ा? आपको डर क्यों लगता है मेरे से इतना? आप लोगों को आप लोग डरते क्यों है मेरे से इतना भाई? मैं सम्मान से सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग डरते क्यों है इतना मेरे से? और आज के मैं अमन की बात कर रहा हूँ, शांति की, सद्भाव की, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आईपी सिंह साहब, इतना मत डरिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ सम्मान के साथ, छोटा सा ब्रेक। सिंह साहब छोटा सा ब्रेक। उन्हें इसकी कीमत भुगतनी होगी। यूरोप की लाइफलाइन को ही पुतिन ने काटने की तैयारी कर ली है। एक्शन तो केवल बल्गेरिया और पोलैंड पर किया, लेकिन इसका असर पूरे यूरोप में हो रहा है। बल्कि यूरोप के बाहर भी जो देश रूस की गैस पर निर्भर है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुतिन ने सीधा सिग्नल दिया है कि उनके साथ कारोबार केवल उनकी ही शर्तों पर होगा।
जंग शुरू होने से पहले तक प्रतिबंधों की तलवार रूस के सामने लटकी थी। जंग छिड़ते ही प्रतिबंध लगा भी दिए गए, लेकिन उन प्रतिबंधों से लड़ रहे रूस के सामने अब प्रतिबंधों पर प्रहार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब ना तो उन्हें किसी का डर है और ना ही कोई संकोच। बल्कि जंग के शुरुआती दिनों में तो सोचा यह भी जा रहा था कि अगर रूस से यूरोप के देशों ने गैस खरीदनी भी बंद कर दी तो रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। लेकिन बल्गेरिया और पोलैंड की गैस सप्लाई काटकर पुतिन ने दिखा दिया है कि उनके पास गैस के खरीदारों की कमी नहीं है। क्योंकि पुतिन पहले से कूटनीतिक जंग की तैयारी में थे। रूस ने चीन और भारत के साथ कच्चे तेल की डील पहले से ही कर ली है। ऊर्जा से जुड़ी ये दोनों डील रूस के लिए बेहद अहम है, जबकि यूरोप की कमर तोड़ने वाली है। खबर है कि बल्गेरिया और पोलैंड पर पुतिन का एक्शन पूरे यूरोप की नींद उड़ाने वाला रहा। गैस के लिए रूस पर निर्भर देश अब यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ बोलने से भी घबरा रहे हैं। खबर है कि यूरोप की 4 तेल कंपनियां पहले ही रूस को रूबल में पेमेंट कर चुकी है। यूरोप की 10 तेल कंपनियां ऐसी हैं जो रूस के बैंकों में खाता खुलवा चुकी है, जिसके जरिए रूबल में गैस की पेमेंट की जा सके। यूरोप के कुल 23 देश ऐसे हैं जिन्हें रूस की नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है। पाइपलाइन पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है। जर्मनी यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। नाटो में भी और यूरोपियन यूनियन में भी जर्मनी का अच्छा खासा दबदबा है, जबकि जंग से पहले तक जर्मनी को रूस का भी दोस्त माना जाता था। और खबर है कि जंग से पहले तक जर्मनी अपनी जरूरत की 66% गैस रूस से लेता था। जंग जब शुरू हुई तब भी नेचुरल गैस की 55% सप्लाई जर्मनी तक रूस से ही आ रही थी। और अब भी जर्मनी ने नेचुरल गैस का रूस से इंपोर्ट बंद नहीं किया है। हाँ, लेकिन दावा जरूर किया है कि ये साल खत्म होने तक रूस से गैस का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि गर्मियां खत्म होने से पहले रूस से गैस की खरीद आधी कर दी जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि जंग छिड़ने के बाद तो जर्मनी ने रूस से गैस की खरीद और भी ज्यादा बढ़ा दी। अभी भी जर्मनी की गैस की खरीद काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। जर्मनी की कोशिश है कि वो अपने नेचुरल गैस के भंडार को पूरी तरह से भर ले। जर्मनी की इसी नीति को यूरोप में उसका डबल स्टैंडर्ड भी कहा जा रहा है। मतलब ये कि जिस वक्त ज़ेलेंस्की यूरोप का साथ मांग रहे थे, रूस से गैस की खरीद रोकने की अपील कर रहे थे, उस वक्त भी जर्मनी रूस की जेब भर रहा था। खबर है कि 24 अप्रैल की जंग के बाद से ही जर्मनी ने गैस के लिए रूस को 910 करोड़ यूरो यानी कि करीब 73,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और यही वो पैसा है जो यूक्रेन की जंग के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन की हर नीति को कामयाब बना रहा है। यही वो दाव है जो इस जंग में पुतिन की हर चाल को पूरी तरह सटीक बना रहा है। गैस पर पुतिन के गेम प्लान को पूरे यूरोप को बांट कर रख दिया है। जबकि यूरोपियन यूनियन की एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। यूक्रेन की जंग शुरू होते ही पहला बंटवारा ये हुआ कि यूरोप में कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य है और कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य नहीं है। दूसरा बंटवारा हुआ रूस के समर्थक और रूस के विरोधियों का। तीसरा बंटवारा हुआ रूस से गैस खरीदने वालों और रूस से गैस नहीं खरीदने वालों का। चौथा बंटवारा हुआ रूस की गैस के लिए रूबल में पैसे देने वालों का और रूबल में पेमेंट से इनकार करने वालों का। पांचवा बंटवारा हुआ रूस से गैस की सप्लाई कम करने और बढ़ाने वाले मुल्कों का। अभी भी ये बंटवारा कम नहीं हुआ। जर्मनी की तरफ यूरोप के देशों का बढ़ता हुआ अविश्वास पुतिन की बड़ी जीत है। खबर है कि यूरोप के कई देशों में गैस की बढ़ती कीमतें हाहाकार पैदा कर चुकी है। महंगाई की वजह से त्राहिमाम है। ऊपर से गैस की अगर किल्लत हो गई तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। कुछ देशों में तो राजनीतिक उठापटक का दौर भी केवल गैस की किल्लत के कारण शुरू हो चुका है। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले की एक और बड़ी वजह सामने आई है। बताया ये गया है कि पुतिन की नजर यूक्रेन के सफेद सोने यानी कि लिथियम के भंडार पर है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में किया जाता है। और यूक्रेन के पास इसका एक बहुत बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि 2 महीने पहले यूक्रेन के नाटो देशों से नजदीकी की वजह बताकर पुतिन ने हमला किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के इसी सफेद सोने के भंडार को हथियाना भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि लिथियम आने वाले दिनों में दुनिया के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला है, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन के पास है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही अपने देश के इस कीमती भंडार के इस्तेमाल के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके लिए उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से यूक्रेन में मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और निकल जैसे खनिजों के भंडार की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए करार भी किए। हालांकि युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की के सफेद सोने से यूक्रेन को चमकाने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है, जिसकी वजह है पुतिन।
क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब रहे तो लिथियम के इस भंडार पर भी उनका राज हो जाएगा। हालांकि उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूरोपियन लिथियम ने यूक्रेन में डोनेस्क और यूरोवोहराज में मौजूद भंडारों से लिथियम निकालने के अधिकार हासिल किए थे। उसी महीने चीन की एक कंपनी ने भी दोनों इलाकों के लिथियम भंडारों के अधिकार पाने के लिए आवेदन किया था। जंग को 64 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में आमने सामने की भीषण युद्ध लड़ रही है, लेकिन इस बीच दुनिया की नजर एक बार फिर मारिउपोल शहर की तरफ उठ गई है। वो शहर जहां शुरुआत से ही लड़ाई चल रही है। रूस ने इस शहर पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन वहां अभी भी जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। अचानक से इससे पहले हिजाब का इशू आ गया, अब लाउड स्पीकर का इशू आएगा, उसके बाद हलाल का। ये तो एक इशू, ये तो खाली लाउड स्पीकर की बात नहीं हो रही है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है। मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूँ। उसने ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें देश में, पूरे देश में बहस होनी चाहिए। लाउड स्पीकर के सिलसिले में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए, तो ये अच्छी बात है कि सभी लोगों ने उसको फॉलो किया है। धार्मिक दादागिरी का इलाज योगी राज, सबका इलाज योगी राज, योगी क्रांति, योगी की कानून क्रांति, समाज में शांति। 70 साल में पहली बार कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर सड़क पर नमाज नहीं, लाउड आवाज नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं। आईपी सिंह साहब से मैं बात कर रहा था ब्रेक से पहले, लेकिन संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे थे। संगीत रागी अब आप बोलिए, उसके बाद में आईपी सिंह आपके पास और शर्मा जी आपके पास भी आऊंगा। बोलिए आप, संगीत रागी क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए अमन जी, मुझे समझ में तो नहीं आया कि रीजनल चैनल और नेशनल चैनल का क्या तुक था इस जिसको सिंह साहब ने इतना बड़े ये से उठाया। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो काम पिछले 70 साल से जिस मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया था, वो आज अचानक उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया है। हमने शाहीन बाग का वो दौर भी देखा था जब लोग सड़कों पर थे, और फिर हमने वो भी दौर देखा कि शाहीन बाग की जो चीजें जो है बाकी राज्यों में नहीं रोकेंगे, यहाँ पर नहीं रोकेंगे। रहमान बीच में बोलते हैं। ये अमन की बात कर रहे हैं, ये शांति की बात कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप इनको नहीं रोकेंगे। ये एक समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये एक समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन आप अमन की बात कर रहे हैं। अमन चोपड़ा साहब, आपको इनका ये आतंक नहीं नजर आता है। आपके साथ दिक्कत क्या है ना कि आप तर्क की भाषा समझते ही नहीं। अभी उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला था, तब आपको दर्द नहीं हुआ था? एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। इन लोग इतने दोगले लोग हैं। अतीकुर रहमान, जब इन्होंने अभी हिंदू आतंकवाद बोला तब तो आपने गुस्सा नहीं किया आईपी सिंह को? जब इन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला तब आपको दर्द नहीं हुआ? बोलिए ना, गलत बोला आईपी सिंह ने। जब उन्होंने बोला ना हिंदू आतंकी, तब आपको दर्द नहीं हुआ? नहीं पता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पर अपने विचार जरूर रखेंगे। आप एंकर हैं, आईपी सिंह एंकर है। नहीं, तो अतीकुर रहमान, तब आपको दर्द नहीं हुआ? अभी संगीत रागी ने बोला तो आपको दर्द हुआ, जब आईपी सिंह ने हिंदू आतंकवादी बोला तब आपको दर्द नहीं हुआ? ने पहले ही मुस्लिम आतंकवाद की बात की थी। संगीत रागी नहीं, तो आप आईपी सिंह को नहीं सुना था आपने? उन्होंने भी तो हिंदू आतंकवाद बोला ना। अगर वो 7 हिंदू आतंकवादी पकड़े गए तो उनको हिंदू आतंकवादी कहिए। क्यों शर्म आ रही है आपको कहने पे? क्या वो हिंदू आतंकवादी नहीं है? अच्छा, कितने मुसलमानों ने कोर्ट को छोड़ा? अच्छा, हिंदू आतंकवादी तो जो गोरखपुर में पहुंचा था वो कौन था? जो गोरखपुर मंदिर में पहुंचा था वो मनोरोगी, वो कौन था? उसकी मेडिकल रिपोर्ट जारी करिए। मैं तो कहूंगा उसकी दुनिया में वो बेचारा मनोरोगी था। दुनिया आप लोग धर्म देखकर बचाने आते हैं क्या आईपी सिंह? आप लोग पहले धर्म देखते हैं, फिर बचाने आते हैं, फिर देखते हैं सूट करता है नहीं करता है। हिंदू है तो तुरंत आतंकवादी बना दो, दूसरे को बेचारा बना दो, हेडमास्टर का लड़का बना दो, बेचारा बना दो, गरीब का बेटा बना दो, मनोरोगी बना दो। वो इतना बड़ा मनोरोगी था, उसे पता था कि कहां जाकर कहां मुझे अटैक करना है। समझिए क्या बात करते हैं आईपी सिंह साहब? ऐसे नहीं।
ये धर्म का चश्मा उतारिए ना आईपी सिंह, तभी आज ये हाल है आप लोगों का। अभी आप कह रहे थे रीजनल चैनल नेशनल, आपकी पार्टी रीजनल बन गई। चलिए छोड़िए, ठीक है आईपी सिंह साहब आगे बढ़ेंगे, आईपी सिंह साहब आगे बढ़ेंगे। संगीत रागी, अरे सिर्फ बिहार आईपी सिंह साहब वैसे ही मुझे एक टाइटल याद आ गया, फटा पोस्टर निकला हीरो। आईपी सिंह वही काम कर रहे हैं, लग रहा है ये है तो माउथ फिस्टुला, वो निकल जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं होता है उनकी आवाज पर। उनको सामान्य शिष्टाचार समझ नहीं आ रही है कि कोई और आदमी बोल रहा है बीच में आकर के। वो तो कह रहे हिंदू आतंकवादी। आईपी सिंह आपको क्या माउथ फिस्टुला हो गया है क्या? मुंह की बवासीर है आपको क्या? आईपी सिंह आपको क्या मुंह का बवासीर हो गया है? अरे आप कोई और बोल रहा है बीच में आप कूद पड़ते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं वोट डालने जाना तो अगरबत्ती दिखाकर सिलेंडर को जाना। जब 350 रुपए सिलेंडर था अमन चोपड़ा जी, तो प्रधानमंत्री हमारा उसको अगरबत्ती दिखाने की बात करते थे, और आज 1020 है तो मन की बात नहीं करते, राज्यों को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अमन जी अब मैं बात करूं, अच्छी बात बोलिए। यदि आईपी सिंह का मुंह का बवासीर यदि बंद हो गया हो तो और बोल सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने कंप्लीट किया, एक एक करके बोलेंगे। सिंह साहब ने कंप्लीट कर लिया। संगीत रागी, नहीं ये कोई तरीका नहीं है। उनको यदि माउथ फिस्टुला हो गया है तो उसका भुगतान हम लोग नहीं करेंगे। वो यदि अशिष्ट हो करके अशिष्टाचार के तौर पर अपनी असभ्यता प्रकट कर रहे हैं तो ये कोई तरीका नहीं है। नहीं असभ्यता। छोड़िए ना आप लोग, डिबेट छोड़िए ना, आपस में बात करिएगा बाद में। हो गया संगीत रागी आप बोलिए। आईपी सिंह अब शांत हो जाइए। आईपी सिंह वैसे भी धार्मिक शोर पर रोक लग गई है सर, बस हो गया, अब कोई अतिक्रमण नहीं है। बस मैं आपको समझने की संगीत रागी आप बोलेंगे। के शर्मा आ रहा हूँ, अतिकुर रहमान आ रहा हूँ। सर अतिकुर रहमान देखिए कितने शांति से बैठे, अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं डिबेट होती है आईपी सिंह साहब। इतना बड़ा जो समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा लठैत हो, उसको समझने की जरूरत नहीं है। उसका मेंटल स्टेटस पता लग रहा है। जिस प्रकार से आप लड़ रहे हैं लोगों के लिए, ये समाजवादी पार्टी आप जैसे लोगों को ठीक है कि कर आप सकती है किस मनोदशा में जीते हैं। हम जैसे ये लोग नहीं आपकी ठीक करेंगे। मनोदशा बताती है, ये मानसिक अवस्था बताती है आपकी। आपको दिमागीन की जरूरत है, आपको दिमागीन लेकर के बैठिए। आपको चैनल पर दिमागीन लेकर के बैठना चाहिए, नहीं तो घरों में कम से कम संस्कारित होकर के आइए। लोगों को टेलीविजन पे जैसे लोग ही बदतमीजी करने के लिए नहीं आना चाहिए। ठीक करेगी बैरागी जी। बदतमीजी करने के लिए मत आइए सिंह साहब, बदतमीजी करने के लिए नहीं आइए। सभ्यता की भाषा सीखिए। आपके जैसे बहुत सारे लोगों को हमने पढ़ा रखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। कैसी बात करते हैं आपके जैसे हमारे चुप रहिए अभी, आपको मुबारक, आपको मुबारक, चुप रहिए अभी, आपको मुबारक। मैं तो ऐसे कैपिटल में हूँ, ऐसी राजधानी में हूँ जहाँ दुश्मन को भी आप सम्मान से कहते हैं। हम कैसे बदतमीजी कर सकते हैं? मुझे तो आप उस समय से इतनी बदतमीजी किए जा रहे हैं, बीच में बोले जा रहे हैं। मैं तो सरकार सोच ही नहीं सकता। गालियां दे रहे हैं। थोड़ा सा भी तो आपको शिष्टाचार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? इस तरह की भाषा बोलते हैं, हम जैसे लोग नहीं बोलते। चलिए अब संगीत रागी बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा। चलिए अब हो गया वैसे टाइम वेस्ट होता है। आईपी सिंह साहब एक मिनट, हाँ पानी पी लीजिए आराम से। जी पानी देखिए अब एक मिनट, अब आप कोई बोलेगा के शर्मा के पास भी जाना, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सिर्फ संगीत रागी बोलेंगे, सब एक एक करके बोलेंगे। जी देखिए अमन जी, उत्तर प्रदेश में योगी राज ने एक बड़ा संदेश दिया है और वो समाज के सब तबकों के लिए संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन चलेगा और कानून सख्ती से काम करेगा, निरपेक्षता के साथ काम करेगा। कानून किसी के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। यदि ऐसा भेदभाव करने का होता तो योगी सरकार ये कहते कि सिर्फ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। कानून का शासन यह है कि सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे। एक समाज था, एक समाज का ऐसा तबका था जो सुप्रीम कोर्ट के मैंने सवाल के शर्मा से पूछा था, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, ये मैंने सुन लिया। मैं एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूं, एक सवाल है मेरा आपसे संगीत रागी। आप पॉलिटिकल साइंस के भी प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर एक मिनट सर, प्रोफेसर साहब एक सवाल है मेरा आपसे।
प्रोफेसर आगे जो मैंने सवाल अभी के शर्मा से पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यूपी में ऐसा क्या है जो मध्य प्रदेश में नहीं है, जो गुजरात में नहीं है? आजकल के दो दिन के बच्चे प्रोफेसर बनने लगे, वो भी तो बीजेपी शासित है और ये भी बीजेपी शासित है। यूपी और असम में ऐसा क्या है? आईपी सिंह, आपके बारे में मैं यदि ये कहूं कि आप सड़क छाप जैसी बातें कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं करते भाई। अपना हम 2 साल के बच्चे नहीं हैं। पर्सनली आप दोनों सीनियर हैं। आईपी सिंह साहब आप सीनियर आदमी हैं, सीनियर प्रवक्ता है आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं संगीत रागी पर्सनल नहीं होते, बाद में मेरे को फिर आगे बढ़ना पड़ जाएगा ऐसे ही करेंगे। आपका मेंटल ऑर्डर क्या है? भाषा बोल रहे हैं, अनुचित आपका भाषा बोल रहे हैं, मेंटल ऑर्डर क्या है ये पता सड़क पर नमाज नहीं हुई, आप दुखी हैं। मुझे अपनी बात करने दीजिए। संघ परिवार का कोई आदमी सभ्य से बात कर सकता है, पागल आईपी सिंह साहब आपको दुख किस चीज का है, आप परेशान क्यों हैं? सड़क पर नमाज नहीं हुई, लाउड आवाज नहीं हुई, ये तो अच्छी चीजें हैं। आप क्यों आज डिबेट में इतने दुखी तो अतीक रहमान नहीं है आज, वो खुश है बल्कि अच्छी चीज हुई, अच्छी पहल हुई है। आप ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। चलिए 2020 में कौन सी हिंसा हुई थी, 2019 में कौन सी हिंसा हुई थी, 2018 में कौन सी हिंसा हुई थी, 2017 में कौन सी हुई थी, 2016 में कौन सी हिंसा आज के दिन हुई थी, बता दीजिए। 2015 में की कौन सी हिंसा आज के दिन हुई थी? अरे रमजान का महीना है जिस ठीक है। अच्छा ये सवाल उनका, आप जवाब ले लेते हैं। अब ऑडियो बंद कर दीजिए। अब आपका सवाल पूछा आपने, जवाब के लिए पूछा है ना, जवाब दीजिए आप। संगीत रागी अब आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है। फिर मैं के शर्मा और अतीकुर रहमान के पास जा रहा हूं। देखिए संगीत मानक जी आपने बहुत सही सवाल उठाया था। परिवर्तन सर अमन सर न्यूज 18 इंडिया पर है सर, आप अमन बोल रहा हूं सर, सॉरी अमन चोपड़ा। अमन जी देखिए, इतनी डिबेट में अमन की बातें हो रही है, दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में यदि शोभा यात्रा निकल रही है और उस पर फूल बरस रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अंतर है, और वो अंतर समझाने से नहीं हुआ है, वो योगी सरकार के कोड़े का डर है। और मैं बहुत साफ से, ये कोड़े का डर है कि जो बदमाशी करेगा, जो बदतमीजी करेगा, जो हिंदुओं को हर समय डराने की पहले कोशिश करती थी जो ताकतें, आज उनको पता है कि वहां पर एक बैठा हुआ है सत्ता में व्यक्ति जो हिंदुओं के साथ जबरदस्ती बदतमीजी या देशद्रोह के कोई भी घटना होगी उस पर सख्त के सख्त। तो ये डर गुजरात में नहीं है क्या? यही वो ये डर मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? वहां पे भी तो बीजेपी शासित है। संगीत रागी, मेरा सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है, 40 मिनट हो रहे हैं। ये डर मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? ये डर गुजरात में नहीं है क्या? खंबात मॉडल, वहां पर भी तो कितनी पत्थरबाजी हुई। संगीत रागी, वहां पर नहीं है क्या ये डर? ऑडियो बंद रहेगा। आपके पास आऊंगा तब बोलिए, आप सीनियर है। देखिए संगीत रागी आप बोलिए। देखिए अमन जी, गुजरात में भी सख्ती की आवश्यकता है, मध्य प्रदेश में भी सख्ती की आवश्यकता है। हमने पिछले साल देखा था 1 लाख लोग भोपाल की सड़कों पर आकर के और ऐसे नारे लगा रहे थे जो रक्तपात करने की बात कर रहे थे। यदि वहां योगी सरकार होती तो ऐसी बातें नहीं होती। मैं ये फिर कह रहा हूं कि योगी का मतलब बहुत बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बाकी की सरकारें भी है, कम से कम इन मामलों पर उतनी ही सख्ती से पेश आए और कानून का जो शासन कहता है, कानून का जो दबंगई कहते हैं उसे जरूर कायम किया जाना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि पत्थरबाजी नहीं हो रही है। साहब क्या हो गया, हर एक के बीच में अतिक्रमण कर रहे हैं आप? स्थिति नहीं आती। रुक जाइए ना, आप हर एक के बीच में आज अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है ना? आप अपनी राय थोड़ी ना बुलडोज कर सकते हैं, बुलडोजर का है जमाना। तो चलिए मैं के शर्मा आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल अभी संगीत रागी ने उठाया, मैं वही सवाल है। जो कानून का डर यूपी में है, जो बुलडोजर, वैसे तो बुलडोजर, मामा का बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, लेकिन जो कानून का डर यूपी में है, जिसका नतीजा दिख रहा है भय बिन होए ना प्रीत, वो चीजें मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? वो चीजें गुजरात में क्यों नहीं है? वो भी तो बीजेपी शासित है। मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है, ये चीजें जो यूपी में हो रही है कहीं और क्यों नहीं हो पा रही है, बीजेपी शासित में? फिर अतीकुर रहमान आप बोलेंगे, प्लीज टर्न का वेट करिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। दो इसमें पूरा महत्वपूर्ण। देखिए एक चीज, लेकिन बहुत कुछ भाजपा पे बोला गया है। अमन जी मुझे थोड़ा शांति से समय दे दीजिएगा, मैं आपके पूरे प्रश्न का पूरा जवाब दूंगा। लेकिन अभी जब एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा कि ये जो है डिबेट राष्ट्रीय स्तर पर है कि क्षेत्रीय स्तर पर है, स्टेट लेवल का, लेकिन जब आपने बताया भी कि भाई नेशनल चैनल है,
लेकिन जब उनने बोलना चालू किया और जिस तरह से अभी इतनी देर 30 मिनट तक वो व्यवहार किए, उससे लगता है कि ये तो मोहल्ले के चैनल में भी बैठ के डिबेट करने के लायक नहीं ये सर, जिसको इतनी तमीज भी ना हो कि वो किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। और भाजपाई सिखाएंगे। आपने अपनी भाषा ये तमीज मैं सिखा रहा हूँ, पूरे देशवासियों इनको थोड़ा बंद कीजिए, मैं बता ये सिखाएंगे। वो और मजबूरी हो आप लेकिन बहुत ही सीनियर आदमी आईपी सिंह। सुन लीजिए, आपको बता, ठीक है, अब बोलिए के शर्मा। मुझे पता है सर, मुझे पता है, इसलिए इनको थोड़ा इनकी इतिहास भी बता देता हूँ, किस तरह इनका इतिहास भी समझा देता हूँ, इनकी सीनियरिटी का। हमने नहीं बोला, सुन लीजिए इनको। उसके बाद इनकी आपने भाजपा पर कितना कुछ बोला है, मैं अभी बताता हूँ। आईपी सिंह आप के इनको बंद कराएंगे अमन जी। आईपी सिंह आप के शर्मा को सही साबित कर रहे हैं, फिर बीच में बोल भाषा ठीक करिए। हम कुछ आपको बोलने का पूरा अवसर दिया था। नहीं आप बोल रहे तो मैं चुप नहीं, कोई आपके रहमो करम पे नहीं है आईपी सिंह। धमकी मत दो, जो उचित धमकी मत दो, आपके रहमो करम पे नहीं आया होगा। मत करो, तुम तड़ाम की भाषा मत करो। दो दिन नहीं हुआ आए वो अमन जी तड़ाम की भाषा मेरे सामने मत करो। इनको बंद कराइए। अब आप के शर्मा बोलेंगे, चलिए हो गया। के शर्मा आप बोलिए। आईपी सिंह आप थोड़ी ना तय करेंगे बोलने दिया नहीं बोलने दिया, आपने बोलने दिया भाई, एहसान किया क्या? मैं तय करूंगा ना सर, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, आप थोड़ी ना तय करेंगे। आपको मौका दूंगा, कोई किसी को बीच में नहीं बोलने दूंगा, मगर जब बाकी बोलेंगे तो आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, टाइम वेस्ट होता है इससे। के शर्मा आप बोलिए, ऑडियो बंद है, फिर मैं आपके पास आऊंगा आईपी सिंह, आपको पूरा मौका दूंगा, किसी को बीच में नहीं बोलने दूंगा। अतिकुर रहमान आ रहा हूं, के शर्मा। नहीं, जब इतना बोला है तो थोड़ा इतना इन्होंने कहा है तो एक छोटा सा इनका इतिहास भी बता देते हैं। 7 साल 8 साल पहले तक के भाजपा में ही जो है, भाजपा में ही मलाई खा रहे थे। जब धक्के मार के इनको बाहर निकाला है तो समाजवादी पार्टी में गए हैं। तो इनका चरित्र क्या है, इनका व्यवहार क्या है और इनकी सोच नीयत क्या है, तुम्हारे मैं जानता हूँ आईपी सिंह। तुम्हारे बाप, तुम्हारे जैसे लोग पैदा नहीं हुए थे। अब आप ज्यादा मत आगे बताओ, मैं तो इतिहास बहुत गिना दूंगा। लोगों की कमाई खा और रहे हो। सुन लीजिए, हमारे जैसे लोगों की कमाई खा रहे हो, जो ईमानदारी से खड़ा किए थे, तुम लोग लूट रहे हो। बता दिया ना हकीकत अमन जी, आपके करोड़ों दर्शकों को पता चल जाएगा इस व्यक्ति का चरित्र क्या है। लुटेरे हो और तुम जो जिस उसमें नहीं रहा है ना, जिस पार्टी में जन्मा उसके साथ हमारे जैसे लोग जानते भी नहीं। सुन लीजिए, आप जिस पार्टी में जन्मे उसकी विचारधारा को नहीं, आप जो लात मार के आ गए, तो आप दोगले नहीं है तो क्या है, जिसके नाम कारण आपकी पहचान बनी। के शर्मा पर है, राजान पर है, योगी मॉडल पर है, उस पर आ जाते हैं सर। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप पर्सनल आपस के बाद में निपटा लीजिएगा आपस में फोन करके। अभी मेरा टॉपिक, मेरा दर्शक का टाइम वेस्ट हो रहा है सर। के शर्मा टॉपिक पर असली पिता कौन है? यूपी में ऐसा क्या है जो नहीं है बाकी राज्यों में, क्यों नहीं है? हाँ, आजिए के शर्मा जी। ये हिंदू कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी के ये प्रवक्ता हैं। अभी ये पूछ रहे थे कि पहले दंगे नहीं हुए, और ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनको इसलिए आज बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि मुस्लिम समाज इनके जो है तुष्टीकरण की नीति को, तुष्टीकरण के नीति को जो है इस चुनाव में दरकिनार कर दिया। ने मारा। अब फिर बताइए, क्या तो बवासीर हो गया इनको? नागरिक हैं, इनको बंद कराएंगे अमन जी, तब मैं बात कर पाऊंगा। कैसे मैं बोलूं? हाँ, क्या भाषा है इनकी? भाषा तो आपको बीच में आप बदतमीजी करोगे तो क्या बोलना ही पड़ेगा आपको। ये भाषा है इनकी। हाँ भैया, अरे हमें पता है भैया, भाजपा का गुण हमें मत सिखा। क्या हमें पता है पिता कैसा रहा, क्या संस्कार दिया, क्या भाषा है? अरे पिता माता मत करो यार, बदतमीजी कर रहे हो टीवी में बैठ के, शर्म नहीं आ रही है? बाल बच्चे भी हंस रहे होंगे आपके ऊपर कि कैसा ये वो है। तो तुम जैसे लोगों जिसको तमीज नहीं पता है कि ऐसी पार्टी में तुम लोग जैसे लोगों को, अब मुझे बोलने दीजिए अमन जी, मैं विषय पे बोलना चाह रहा हूँ। ये अमन जी, मैं विषय पे बोलना चाह रहा हूँ, इनको बंद कराइए आप, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं भी चाह रहा हूँ विषय पर डिबेट हो जाए, इनको बंद कराइए साहब। मैं आप कुछ तय करके आए हैं डिबेट को, नहीं होने ऐसा कुछ है तो बता दीजिए सर। आज ये स्थिति क्यों बनी? आज ये उत्तर प्रदेश में स्थिति क्यों बनी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आप हर एक के बीच में अतिक्रमण, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। क्या आप के शर्मा आप बोलिए, अभी ऑडियो बंद रहेगा। के शर्मा आप बोलिए, फिर अतिकुर रहमान आ रहा हूँ अतिकुर रहमान आ रहा हूँ। मैं आपको इसलिए ये स्थिति इसलिए बनी यहाँ पर अमन जी, क्योंकि अभी जो तत्काल में जो चुनाव हुए
और इस चुनाव में अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज ने भी इस बात को समझा है कि कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। उन्हें लगा कि हमें ये समाजवादी पार्टी जो है ये तुष्टीकरण कर करके जो है हमारे आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रही है। इसलिए उन्होंने इस चीजों को समझा है कि हम बेवजह जो है इस तरह के राजनीतिक दल, जो मैं उसके साथ उन चारों राज्यों की भी बात कर रहा हूं, कि इस तरह के तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल जो है ये हमारा भविष्य नहीं बना सकते। हमारा भविष्य बन सकता है तो उस जो है सरकार में उस भाजपा के अंतर्गत बन सकता है जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव पर देर रात हुए रॉकेट हमलों को लेकर रूस ने आधिकारिक पुष्टि की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना है और इस बीच जानकारी है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर बयान भी जारी हुआ है। रूसी मिसाइलों से प्लांट को खतरा बताया जा रहा है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बड़ी परमाणु तबाही हो सकती है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज ये कि रूस यूक्रेन युद्ध पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित आ रही है। जानकारी मिल रही है कि IAEA के डायरेक्टर का बहुत बड़ा बयान, उनका स्टेटमेंट है। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसमें रूसी मिसाइलों से प्लांट को खतरा होने की बात कही है उन्होंने। बड़ा परमाणु तबाही जिसकी आशंका बार बार शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें कही जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर परमाणु तबाही का बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर ये अभी तक का सबसे बड़ा बयान है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। जनक, और क्या डिटेल्स है इस बारे में? देखिए प्रीति, ये बयान तब से आने शुरू हुए क्योंकि आज की बात की जाए तो यूएन के चीफ जब कीव में हैं और कल देर रात को ही यहाँ पर हमला हुआ, वो भी मिसाइल हमला हुआ और मिसाइल हमारे रिहायशी इलाके में है। मैं कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूँ। ये इसी बिल्डिंग है जहाँ पर ये हमला हुआ जिसमें 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक की मौत की जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि अभी हुई नहीं है। लेकिन उसके एक बात जानकारी आ रही है, ये खबर उस बात के बाद जानकारी बढ़ जा रही क्योंकि यूएन के चीफ एंटोनियो गुतेरेस यहाँ पर हैं और उस वक्त ये हमला होता है तो स्पोक्सपर्सन की ओर से भी ये बयान आया, आपत्ति जताई गई कि रूस लगातार इस तरीके से हमले कीव पर कर रहा है, कि रूस की ओर से तख्ता पलट की जो तैयारियां चल रही है यहाँ पर यूक्रेन में, उसी के हिसाब से देखा जा रहा है कि कीव में इस तरीके से लगातार, चूंकि पिछले एक हफ्ते से यहाँ इतने हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन आज लगातार एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी गई जो यहाँ रिहायशी इलाके में भी आई, उसके अलावा जो गवर्नमेंट फैक्ट्री है वो भी। और IAEA का बयान इसलिए आया क्योंकि जो परमाणु जो केंद्र है यहाँ पर उसके ऊपर से ये मिसाइल जाती दिखी गई, ये रिकॉर्ड में सामने आई और ये इसलिए खतरा बनता है कि अगर वो वहाँ पर गिरती तो यहाँ पर परमाणु का खतरा बना रहता और ये एक अलग ही प्रकार का जोखिम यहाँ पर खड़ा होता। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं जुड़ती हूँ आपके साथ आगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई रही है। मिसाइल हमले में कई इमारतें तबाह होने की जानकारी मिल रही है। कीव में एक अस्पताल भी तबाह हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह कि कीव में रूस के मिसाइल हमले बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमले वाली जगह पर न्यूज 18 मौजूद है, जनक मौजूद है जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मिसाइल हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। कीव में एक अस्पताल के तबाह होने की जानकारी मिल रही है। वो यूक्रेन जो अभी तक हर जगह मिसाइल अटैक से जूझ रहा है, अब जानकारी कीव से आ रही है, यानी यूक्रेन की राजधानी से आ रही है कि रूस ने वहां अब हमले तेज कर दिए हैं। जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, कीव पर तो शुरुआत से ही रूस का निशाना था, लेकिन एक बार फिर से वहां पर बड़ी तबाही की कोशिश रूस के जरिए। बिल्कुल, देखिए प्रीति, डॉनबास या मेरियापुल की बात नहीं है, चूंकि अब सीधा बात आ रही है कि पुतिन यहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लगातार कोशिश, इससे पहले भी कोशिशें की लेकिन वो सफल नहीं हुए। तस्वीरें दिखा देता हूँ, वो वही इमारत जिसकी बात कर रहा हूँ जहाँ सुबह से हम लोग न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये तस्वीर बताई थी कि कैसे इस इमारत को निशाना बनाया गया। दरअसल जो जानकारी आ रही है डिफेंस फोर्सेज से, ये भी जानकारी आ रही है कि दरअसल रिहायशी इमारत उसके निशाने पर नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट फैक्ट्री थी जहाँ पर आर्मी इंस्टॉलेशन था
वो भी एक निशाने पर था। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब इंटरनेशनल आवाज़ें भी उठने लगी। हमने जिस तरीके से बात की प्रीति अभी थोड़ी देर पहले कि चाहे वो IAEA की ओर से बात हो या UN की बात, तो UN के चीफ कल भी यहाँ पर गए थे बुचा और आसपास जहाँ बड़ा मास किलिंग हुआ, और आज कीव में है, जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। तो ऐसे में उस वक्त रूस की ओर से इस तरीके से हमले होना तो जाहिर तौर पर इस पर आपत्ति वैश्विक स्तर से आएगी, चाहे वो चाहे US इस पर सवाल उठाए, चाहे UN के स्पोक्सपर्सन की ओर से स्टेटमेंट आए या IAEA की ओर से आए। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वो जो मिसाइल्स दागी गई, वो मिसाइल्स जो परमाणु केंद्र हैं यहाँ पर जो यूक्रेन में कुछ जगहों पर जिनका इंस्टॉलेशन अभी बिल्कुल कहाँ है उसकी स्थिति साफ नहीं, लेकिन ये एक रिपोर्ट सामने आई कि वो ऊपर से गुजरी, रॉकेट लॉन्चर वहाँ से गुजरे। अगर वो मिसाइल वहाँ ये भी खबर आई थी कि रूस अटैक की रणनीति में बदलाव कर रहा है, लेकिन अभी जिस तरह की जानकारी हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं, आप वहां पर लाइव मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर रूस अपनी उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है, तबाही और बर्बादी की। बिल्कुल, अब वो चाहे सिविलियन हो, दरअसल आमतौर पर प्रीति आप समझते हैं कि सिविलियन को निशाना बनाया नहीं जाता, लेकिन आप यहाँ देखिए सिविलियन इमारतें हो, चाहे वो मेरियोपोल में भी हमने देखा कि एक एक करते रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अब यहाँ पर चूंकि अब दबाव बनाना है तो शायद इसी तरीके की एक स्ट्रेटेजी कह सकते हैं पुतिन की ओर से, रूस की ओर से, कि लगातार इस तरीके से हमले लगातार जारी है। जो एक हफ्ते से कीव और आसपास में हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अचानक से कल रात को ही इस तरीके से 8-15 का वो वक्त और जाके से मिसाइल यहाँ दागी जाती है, और एक नहीं, एक के बाद एक 2 मिसाइल आती है। तो ऐसे में ये पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जो आप बात कर रही थी अस्पताल की, तो ये जो इलाका है वो पूरा जो एरिया है वो अस्पताल है जो जहाँ पर मरीजों को रखा रहा था। तो ये पूरी इमारत से इतना इसका इम्पैक्ट रहा है। प्रीति आपको बताऊं कि सामने की जो दीवारें हैं बिल्डिंग की वो भी उससे क्षतिग्रस्त हुई है, और जो फ्यूल अंदर से मिसाइल से जो आया वो इतना ज्वलनशील रहा, उसका इम्पैक्ट इतना रहा कि RCC स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहाँ पर आग लगने के चलते। जनक, मैं आपको बता रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से अटैक की जानकारी, रूसी पनडुब्बी से दागी गई है मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बहुत बड़ा दावा कर दिया है इस युद्ध पर। काला सागर से दागी गई है ये क्रूज मिसाइल, और क्रूज मिसाइल्स को दागने का साफ मकसद ये है कि अब तबाही और बर्बादी जितने बड़े पैमाने पर हो सके वो की जाए। रूसी पनडुब्बी से दागी गई है ये इस वक्त जो कहा जा रहा है मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है। एक बात और, जो एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है रूस की तरफ से, अभी तक रूसी मीडिया के हवाले से जानकारी आती थी, लेकिन अब बीते दिनों से आप एक ट्रेंड देखिए, रक्षा मंत्रालय हर उस खबर को कंफर्म कर रहा है जो बता रहा है कि यूक्रेन में तबाही और बर्बादी भीषण हो रही है और कैसे यूक्रेन इस पूरे युद्ध में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया है और रूसी पनडुब्बी से दागी गई है मिसाइल। जनक, जी देखिए, ये इसलिए भी अब ये छटपटाहट कह लीजिए जो भी कहे, और वहाँ पर काला सागर से होना, चूंकि वहीं पर रशियन जहाज को निशाना बनाया गया था, तो वो अभी जो जख्म भरे हैं वो उसका भी आप कह सकते हैं कि उसी से पुतिन या कहे रूस की सेना और आक्रामक हुई और एक स्ट्रेटेजी भी बदली है, और इसी के चलते अब चाहे वो आसपास के इलाके तबाही और बर्बादी की जो इस वक्त लाइव आप वहां पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल देखिए प्रीति, ये एक के बाद एक तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ इम्पैक्ट भी इतना ज़बरदस्त रहा उस समय कि ये जो इमारत में थे वो लोग अपनी जान बचाकर भागने में बहुत उनको मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद दमकल की गाड़ियाँ आई, यहाँ की फायर सेफ्टी सिस्टम आई, और सुबह तक जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, दोपहर तक इनफैक्ट पूरा का पूरा यहाँ मलबा यहाँ से हटाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो ग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड ये 2 जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इस इमारत पर खतरा बना हुआ है, इसलिए भी क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया है। ऐसे में हो सकता है कि इमारत भी गिर सके क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को ही सीधा निशाना बनाया गया। और उसके पास इसका इम्पैक्ट भी, अगर पंकज तोमर है मेरे कैमरामैन, वो आपको दिखाएंगे कि पास की जो बिल्डिंग की जो खिड़कियाँ थी वो भी टूटी। और अब सामने पंकज ये भी तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को, ये देखिए उसके सामने की इमारत है और यहाँ पर उसको आपको काले जो धब्बे दिख रहे हैं, वो आग की लपटें भी यहाँ से जो निकली उतना तबाही और बर्बादी की तस्वीरें जनक वहां से दिखा रहे हैं। जनक, आगे हम आपसे जरूर जुड़ेंगे, फिलहाल चलते हैं सौबात की एक बात के लिए किशोर अजवाणी के पास। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का।
आज हम आपको बताएंगे कि 9 मई के दिन व्लादिमीर पुतिन क्या करने वाले हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की एयर स्ट्राइक में निशाने पर कौन थे? पुतिन के किस प्लान से अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर देशों में भगदड़ मच गई और जंग के पहले ही दिन रूस के शूटरों को ज़ेलेंस्की ने कैसे चकमा दे दिया? रूस ने यूक्रेन की राजधानी